अस्सलामुअलैकुम, वेलकम डॉक्टर शिराज हेल्थ शो। आज हम दांतों की बीमारियों के मुतालिक बातें करेंगे और ख़ास तौर से वो बातें करेंगे जो कि आम आदमी के जहन में गलत कॉन्सेप्ट हैं और जो वो गलत प्रैक्टिसेस करता है, गलत तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखता है, उसके मुतालिक हम ज़्यादा बात करेंगे ताकि उसको पता हो कि क्या सही तरीका है और उसकी वजह से फिर उसके दांतों की हेल्थ और मुंह की हेल्थ और चेहरे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेरा नाम डॉक्टर शिराज है और आज हम अपने साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फता है। आई एम एन कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट इन जिनास मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर एलिज़ा है और मैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जनरल डेंटिस्ट हूँ। Assalamualaikum, this is Dr. Rabil. I am consultant prosthodontist at Dow Medical College. सवाल की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि दांतों की या मुंह की जो सफाई है और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक तरीक़ेकार क्या है। एक आम आदमी को जिसके पास छोटी सी बेसिक चीज़ें दुकानों से जाके खरीदता है जो कि टूथब्रश, मसवाक, टूथपेस्ट, मंजन, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ जो है वो अपने दांतों की या मुंह की पूरी सफाई, और दांतों की सफाई से मेरी मुराद हमेशा ये लीजिएगा कि वो दांत और मसूड़े और ज़बान और मुंह की छत, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इनकी सफाई और हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो ये पहला सवाल जो है हम आपसे पूछते हैं और आप हमें इसको तालिक बताएं कि एक बंदे के लिए क्या ज़रूरी है कि किस तरह से इसे ब्रश करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हम जब दांतों के हवाले से ये है कि बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो टूथब्रश में हमारे पास नहीं आते हैं, क्योंकि हमें सही टेक्निक कोई गाइड नहीं करता है। हम जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं, वो कह रहे हैं मेरे मुँह से बदबू आ रही है। तो मतलब उनको चाहिए कि वो किसी से कंसल्ट करें, अगर उनको नहीं पता है तो उनको एक रूटीन विज़िट, जैसे हम अपने दूसरे मेडिकल के लिए विज़िट करते हैं, टेस्ट करते हैं, वैसे हमें डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ब्रशिंग का ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट ये करते हैं कि बहुत तेज़-तेज़ ब्रश करते हैं, जैसे वो कपड़े धो रहे हैं। मतलब दिस इज़ नॉट लाइक दैट, वो हम अपने मसूड़ों को डैमेज कर रहे हैं। ब्रशिंग का ये होता है कि आपने टूथब्रश उठाया, बिल्कुल उसको सॉफ्टली करना है, मतलब आपके अपनी नेचुरल टूथ हैं, गम्स हैं, उनको सॉफ्टली आप ब्रश करें और कोशिश करें कि आपका जो 3 से 4 मिनट तो कम से कम आपको उसको दें, और हर पार्ट ऑफ ऑफ द टूथ को इन्वॉल्व करें, टंग को, अपने पैलेट को, मतलब हर जगह। तो इस तरह अगर अपनी और जब भी कुछ भी खाते हैं, कोशिश करें कि आप हर खाने के बाद आपने कुल्ली करनी है। कोई भी चीज़ मुँह में आपके रहनी नहीं चाहिए, जो कि आपके लिए आगे जाके कोई भी कैरीज़ या कुछ भी कीड़ा जो कंप्लेन आती हैं, वो उसको सेव करेगा। थैंक यू। जी, डॉक्टर लीजिए आप इसको वो तो सबने नाम पढ़ दिया कैसे फ़ायदा। मज़ीद दाँतों की सफाई में और क्या चीज़ होती है? माउथ ये वॉश का क्या रोल है? जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि सुबह उठते ही साथ ही ब्रश करें। तो लेकिन हमें जो ब्रश है वो 2 दफ़ा करना है, सुबह नाश्ते के बाद और उसके बाद रात में सोने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। दांतों के बारे में ये है कि हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर एवरी मील आपको ब्रश करना चाहिए और उसके अलावा माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए और उसके अलावा फ्लॉस करना चाहिए, जो काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। डेंटल फ्लॉस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रश जो है वो दांतों के बीच में आपका ब्रिसल्स नहीं पहुँचती, तो उसके लिए फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपकी कैरीज़ या कैविटीज़ नहीं लगती। तो जिसका कंक्लूजन ये हुआ जो हमारी समझ में आया और जो हम एक आम आवाम को बताना चाहते हैं कि बेसिकली आपके दांतों को स्क्रब या ब्रश होना है। जैसे कपड़ा धोते हैं ऐसे दांतों को भी धोना है, मसूड़ों को भी धोना है, दांत को भी, जबान को भी, छत को भी। अब उसके लिए टूल हो सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबल है वो ब्रश है, जो कि आराम से मिल जाते हैं तमाम दुकानों पे। ब्रश कई तरह के होते हैं, उसमें उनको अगर आप देखें तो उसमें आते हैं हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम स्टिफनेस। हमें जो देखना चाहिए नॉर्मली आम आदमी को, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है दांतों की, तो उसको मीडियम स्टिफनेस का ब्रश लेना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है मंजन, टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ें। मंजन या पाउडर इन एनी फॉर्म वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दांतों को घिसता है, वो साफ़ नहीं करता वो दांतों को। इसकी जगह हमें ऐसी चीज़ है टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट नहीं तो सिर्फ ब्रश से भी काम हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे। अच्छा, तो टूथपेस्ट है ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत हाई-फाई नहीं है, उसका बेसिक फंक्शन आप सब समझ लें कि उसको अच्छा सा झाग बनाना चाहिए। कोई भी टूथपेस्ट अच्छा टूथपेस्ट है जो झाग अच्छा बनाता है, उसका एक बबलिंग एक्शन, फोमिंग एक्शन होता है जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करके ले आता है। तो बेसिकली टूथपेस्ट जो है वो एडवांस फॉर्म है ऑफ मंजन की, जिसके अंदर थोड़े से पार्टिकल थे, उन्होंने एक जेल डाल दिया, एक फोमिंग एजेंट डाल दिया, कलरिंग एजेंट डाल दिया, फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, तो मिंट की सी आपको स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है। इस तरह से ही होता है। और ब्रश के साथ जो है उसमें ब्रश में देखें तो उसमें मोटराइज्ड ब्रश है और एक मैनुअल ब्रश है जो हाथ से पकड़ के हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। जो मोटराइज्ड ब्रश है ना, वो स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल लोगों को, ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए डिफिकल्टी है, वो हम लोगों के लिए नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज कि हमारे हाथ में इतनी स्किल है कि हम उसको अच्छी तरीके से पकड़ते हैं। अगर आपके हाथ में ट्रेमर्स हैं, आपको कोई इस तरह की बीमारी जिसकी वजह से आपकी ग्रिप कमजोर होती है, आप वो एजिड हैं, उस सूरत में, या स्पेशल चाइल्ड है, उस सूरत में आप जो है मोटराइज्ड ब्रश की तरफ जाएंगे।
अच्छा, फिर उसके बाद 2 लोग को सवालात करते हैं कि फ्लेक्सिबल हेड और ये इसकी खास वैल्यू नहीं है। ब्रश आपका मीडियम स्टिफनेस का होना चाहिए। ब्रश कब तक इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हम सब आम आवाम को पता होना चाहिए कि वो जब भी इसके ब्रिस्टल्स ओपन हो जाएँ, डाइवर्जेंट हो जाएँ या 3 महीने हो जाए, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। जब भी डाइवर्जेंट हो जाएँगे, ब्रश डिस्कार्ड करके नया ब्रश ले लेना है। टूथपेस्ट की जो क्वांटिटी है वो मटर के दाने के बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा, बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चों के लिए बड़े अच्छे टूथपेस्ट आए हुए हैं, फ्लेवर्ड टूथपेस्ट हैं, वो बड़ा खाते भी हैं, सब करते हैं, इसके अंदर फ्लोराइड भी होता है, वो किसी एक्सेस क्वांटिटी में मुश्किल कर सकता है। तो हमेशा मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेना चाहिए। तो आपका ब्रश, टूथपेस्ट, फिर आता है जैसे डॉक्टर अली जी ने बताया कि भाई दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। इन्होंने बताया कि भाई हमें ब्रश खाने के बाद और बिफोर बेड ये करना चाहिए, और इसके पीछे भी पूरी साइंस है। लेकिन आम आदमी के लिए कि 2 दफ़ा ब्रश कर ले, 2 मिनट तक ब्रश कर ले, 4 सरफेसेस पे ब्रश करे। 4 सरफेसेस कौन-सी? दाँत, मसूड़े, ज़बान और मुँह की छत। इन 4 जगहों पे ब्रश करना चाहिए, 2 मिनट तक ब्रश करें और 2 मिनट तक इसका झाग, फ़ोम लगा रहने दें, उसके बाद कुल्ली करें, आपको ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा। टूथ की कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जहाँ ब्रश नहीं जाता है, और वो ऐसी हैं जहाँ जहाँ पे हमें फ्लॉस, जैसे डॉक्टर राबिल ने बताया, फ्लॉस डालना होता है और जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। फ्लॉस कई तरह के होते हैं, लोग ज़्यादातर यहाँ पे बचत के लिए धागा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, और वो दाँतों को आहिस्ता-आहिस्ता काटना शुरू कर देता है। उसकी जगह वैक्स फ्लॉस आता है, जो कि फ्लैट, हल्का-सा आप गौर से देखेंगे, फ्लैट सी पट्टी होगी, इसमें वैक्स होगी, तो आप फ़ील करेंगे उसमें वैक्स लगा है, उसकी मदद से आपको फ्लॉस करना चाहिए। और बिल्कुल साल में 2 दफ़ा, अगर अपने दो दाँतों की ओरल हाइजीन को अच्छा रखना है, तो साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को विज़िट करके दिखाया जाए। ये जो एक कैरीज़ प्रोसेस है, कीड़ा लगने का प्रोसेस है, ये इस तरह 6, 8, 10, 12 महीने ले लेता है। रैम्पेंट कैरीज़ होती है, बहुत तेज़ी से होती है, रेस्ट 18 महीने का प्रोसेस है। तो क्या होता है, डेंटिस्ट उसको अर्ली कैच कर लेता है। ये बताएँ कि एक आम आदमी है, उसको कब एहसास हुआ, अगर वो रूटीन में नहीं जा रहा है, तो मसूड़ों की बीमारी एक होती है और दाँतों की बीमारी होती है। उनमें मसला सारा ये है कि बहुत देर से जाके उनमें ना दर्द उठता है और लोगों को पता नहीं चलता है। तो वो कौन सी साइन और सिम्पटम्स हैं, मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि जिसमें उनको ना फ़ौरन डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने आप पे चेकअप कराना चाहिए। एक तो रूटीन में हो गया कि हमने तय कर लिया साल में 2 दफ़ा जाना ही जाना है, ठीक। लेकिन उससे हट के। अगर वो डेंटिस्ट के पास वैसे नहीं जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना खुद ही शीशे पे खड़े होके देख लें। अगर उनको कोई भी दाँत पे कोई भी ब्लैक स्पॉट दिखे या व्हाइट स्पॉट दिखे, जो कि पहले उनको कभी नहीं दिखे हों, तो उनको डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए। कभी ऐसे हुआ हो कि उनको खाना खाते वक़्त दर्द हुआ हो, तो उस टाइम पे भी उनको, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी जो ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, तो गम्स प्रॉब्लम होते हैं और वो कंप्लेन के साथ आते हैं कि भाई मुझे खाना चबाता हूँ तो दर्द होता है। तो वो इग्नोर कर लेते हैं। तो उनको फ़ौरन नहीं आना चाहिए, ताकि उसी टाइम हम उसको वहीं पे ही स्टॉप कर लें। तो ये है कुछ तो चीज़ें। जैसे ही कोई साइन लगे कि ब्लीडिंग हो, सुबह मुँह उठें और मुँह में खून भरा हुआ हो, हाँ, बैड ब्रेथ आ रही हो, दाँतों में अगर शीशे में देखें स्टेन आ रहे हों, दाँत में हल्की-सी मोबिलिटी आ गई हो, दर्द नहीं हो, क्योंकि दाँतों की बीमारी में सबसे बड़ा मसला ये है कि दर्द बहुत देर में आता है। जैसे हार्ट अटैक जिस दिन होता है, उस दिन हार्ट खराब नहीं होता। वो बेसिकली 10-15 साल का प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है, लेकिन एक दिन वो हार्ट बोल देता है दर्द की तरीके से, तो आप बंदा कहता है यार मैं बीमार हो गया, मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। बेसिकली वो एक कॉन्सिक्वेंस है जिसका एंड रिजल्ट, ये एक साइन जो है ना, वो हार्ट अटैक है। इसी तरह दाँतों में भी है कि शुरू में कुछ नहीं होता है, क्योंकि दाँत जो है बिल्कुल नेल की तरह है। नेल को आप कट करें, उस पे दर्द नहीं होता है, लेकिन नेल से थोड़ा-सा डीप चले जाएँ टिश्यू में तो दर्द होता है। तो जब दाँत की आउटर लेयर जो है वो बिल्कुल बेजान होती है, बाल की तरह होती है, बाल का ही वेरिएंट है, इस नेल का ही वेरिएंट है, आँख की सबसे फ्रंट स्क्रीन का ही वेरिएंट है, यानी ये सब एक ही जगह से बने हुए हैं, अगर हम इसको देखें कैसे बनते हैं। इसमें दर्द नहीं होता, उसके बाद की लेयर में दर्द होता है। अच्छा, तो एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर पेशेंट्स की कॉम्प्लायंस का बहुत मसला हो रहा है। वो हमारे साथ आते हैं इस बीमारी के साथ कि उनको दर्द है दाँत में। हम उनको मेडिसिन्स रिकमेंड कर देते हैं। अक्सर उनके दाँतों में फिलिंग होती होती है, तो वो दवाई खा के इस बात को तो कह लेते हैं कि उनका दर्द खत्म हो गया, लेकिन जो बेसिकली कॉज़ है ना, वो खत्म नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो फिलिंग नहीं करवा रहे होते। अक्सर बाद में होता है दर्द वापस उठता है, फिर वो आते हैं, फिर वो कहते हैं अब हमारा वो दाँत रूट कनाल पे चले जाता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कहा था फिलिंग से सही हो जाएगा, तो अब ये क्यों नहीं हो रहा सही? तो फिर वो इस बात को नहीं समझते, फिर वो रूट कनाल से डर रहे होते हैं, वो फिर दवाई लेके सही करवा लेते हैं। फिर आखिर में ये होता है कि वो दाँत हम उनका बचा नहीं पाते, वो दाँत एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि पेशेंट की कॉम्प्लायंस क्या है, वो मेडिसिन के साथ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। ये बात समझना चाहिए कि डेंटल सर्जरी जो सर्जरी की फील्ड है, मेडिसिन की फील्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें दवा नहीं है, दवा एक टेम्परेरी रिलीफ है। जैसे सर्जरी के बाद लोग दवा लिखते हैं, तो रिलीफ है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड, सर्जिकल प्रोसीजर, तो एनी प्रोसेस चाहे वो फीलिंग है, वो एक तरह से सर्जरी की फील्ड ही आता है, तो वो हमें रिक्वायर्ड तो होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, हमारे इतने सारे यहाँ पे कुलीग बैठे हुए हैं और इसमें ऑडियंस भी बैठी हुई है।
सबसे ज़्यादा जो लोगों को फ़ियर होता है वो रूट कैनाल का होता है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के ख़ास स्पेशलिस्ट हैं। तो लोगों को होता है कि यार रूट कैनाल बड़ा दर्द होता है इसमें और बड़ा चेहरा सूज जाता है। तो इसके मुतालिक लोगों को गाइड करेंगे क्या सक्सेस रेट है, क्या फेलियर रेट है और क्यों लोगों में इतना इसका फ़ियर है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएँ? बेसिकली रूट कैनाल में ऐसे होता है कि हम उनकी जो नसें हैं वो हम काट देते हैं। अब दाँत की जब हम नसें ही काट देंगे तो वो बेजान हो गया, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई दाँत में कोई अब रिएक्शंस हो ही नहीं सकते। तो बेसिकली पेशेंट को यही होता है कि आप नसें काट देंगे तो फिर दाँत का फ़ायदा क्या है? आपने तो मेरे दाँत को ही मार दिया। तो वो उनकी एक मिथ बनी होती है कि भाई आप जो है ना वो इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल पेशेंट को फिर एजुकेट करना होता है कि भाई यही एक तरीका है, आपका अपना दाँत है, उसको सेव करना चाहिए। क्योंकि जो आर्टिफ़िशियल दाँत है वो कितने भी आप अच्छे लगवा लें, वो कंपैरेटिवली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं जितना आपका अपना दाँत है। तो एज़ अ टूथ सेविंग प्रोसीजर, बेसिकली कंज़र्वेटिव डेंटिस्ट्री हम उसको कहते हैं कि भाई इसको सेव कुदरती करना है। दाँत आपका बच जाता है इसमें। कुदरती दाँत आपका बचाने का एक सिंपल तरीका है। और उसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करूँगा, देखें जो दाँत है ना उसकी ब्लड सप्लाई 2 होती है। एक मसूड़े की गिर्द यानी दाँत के बाहर से होती है, हुँ। एक दाँत के अंदर से होती है। जब बंदा हमारे पास या पेशेंट जब आता है, एक आम आदमी, तो वही जैसे उन्होंने डॉक्टर लीज़ी ने कहा कि पहले तो वो घर पे टुटके करके फ़ेल कर लेता है अपने आप को। यानी कि उसको दर्द हुआ दवा की उसको दब के उसने अब देख लिया कि दवा उठाऊँगा मेडिकल स्टोर से लूँगा और दवा खाऊँगा मैं दर्द से हुआ तो क्या प्रोसेस बढ़ता रहता है, दाँत खराब होता रहता है, दर्द से दबाते रहते हैं। दर्द की गोली दे दी, दर्द नहीं होगा। प्रोसेस नहीं रुका है। फिर वो अंटिल इतना खराब आता है कि अंदर वो जैसे पाए में गूदा होता है ना, उस गूदे तक पहुँच जाता है। गूदे में जब पहुँचेगा तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, यानी रूट के अंदर एक कैनाल है, उसको ट्रीट करना है। उसका पर्पज़ ये होता है अंदर से वो खराब गूदा हो चुका होता है, वो ऐसे ही डेड होता है, हुँ। पस पड़ा हुआ होता है या बहुत ही इन्फ्लेम्ड होता है, इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। उसको हम निकाल देते हैं, दाँत सेव हो जाता है, ठीक है? तो रूट कैनाल में 94-95% सक्सेस रेट है, लेकिन 4-6 केसेस में होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं करता बेस्ड ऑन के पेशेंट ने उसको किस तरह से मेंटेन किया हुआ था और कितनी बुरी हालत में लेके आया था। वो जो 6 पेशेंट होते हैं वो 94 पेशेंट पे भारी होते हैं, कि वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि यार ये कराया था ये हो गया, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इसका 94%। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर और अगर टाइमली किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से सिंगल विजिट में भी आजकल हो जाता है। बहुत एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट्री में जो एडवांसमेंट हुई है वो रूट कैनाल के प्रोसीजर में हुई है। अच्छा, इसी तरह से जो हमारा सेकंड जो कॉमन लोगों का मसला है और ख़ास तौर से फीमेल में कॉमन है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होती है, यानी कि जीन या हमारी जो एक होता है कि हमारी आदत की वजह से दाँत खराब होते हैं और एक होता है भाई ख़ानदानी एक कोई चीज़ आ गई है। एक आम आदमी की ज़बान में बोलूँगा वो कहेंगे ख़ानदान से ही चल रही है बीमारी ना। तो ख़ानदान से जो बीमारियाँ ज़्यादातर कॉमन होती है ना, मसूड़े की बीमारी फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है और दाँत में कीड़ा लगना मेल में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर मसूड़े में बीमारी में मसला क्या होता है कि दर्द नहीं होता अगेन, जैसे हार्ट अटैक में बहुत देर में दर्द होता है। तो उसकी शुरू में जो साइनो सिम्पटम्स होती हैं वो वही ब्लीडिंग गम, बैड ब्रेथ होता है। तो ये कोई आपको बोले कि ब्रेथ बैड है, यानी कि साँस में से बू आ रही है, मसूड़े हिल रहे हैं, दाँत हिल रहे हैं, मसूड़े सूजे हुए हैं, पिंक से रेड हो गए हैं, इसका मतलब आपके मसूड़े खराब हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको जाके साल में 2 दफ़ा हम देते हैं दाँतों की सफाई कराना बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जैसे हम बात करें तमाम डिफरेंट ऑर्गन के लिए कि उनकी नॉर्मल हेल्थ मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, साल में 2 दफ़ा स्केलिंग कराएँ आँखें बंद करके, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टेम्परेरी सेंसिटिविटी है और वो भी 1 हफ्ते में खत्म हो जाती है और आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। अब जो डॉक्टर आबिल बैठी हैं उनका एक सब्जेक्ट खास है कि दाँत आपको निकल गए, तो उनसे मैं सवाल करूँगा भाई एक बंदा है जिसके दाँत निकल गए, डेंचर बना ली, बत्तीसी भी कहते हैं, पूरे दाँत या कुछ दाँत। तो जो पूरे दाँत होते हैं वो बत्तीसी 2 तरह की होती है, एक फिक्स होती है, वो सबसे अच्छी होती है, हमेशा वो करनी चाहिए जहाँ पॉसिबल। लेकिन अगर निकलने लगाना ना लगा लिए, तो उसका ब्रशिंग, उसका सफाई-सुथराई का प्रोटोकॉल क्या है? लोग उसको साफ इतना अच्छा नहीं करते, उसके लिए आप कुछ बताएँ? ओके। एक तो 2 तरह के दाँत होते हैं, एक रिमूवेबल होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं। रिमूवेबल पेशेंट के दाँत की कंडीशन के हिसाब से हम लगाते हैं और फिक्स्ड भी। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो हम फिक्स लगाते हैं और अगर रिमूवेबल लगाते हैं तो उसके लिए बहुत दाँतों की सफाई का ख़्याल करना पड़ता है। उसके लिए रात के टाइम हम पेशेंट को बोलते हैं कि डेंचर अपना निकाल के सोएँ, क्योंकि मसल्स को रिलैक्सेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा दिन वो दाँत लगा के रहते हैं, तो खाना-पीना खाते हैं, तो उनको रात को मसल्स को रिलैक्स मतलब वो जो करना डेंचर पड़ता है। होता है वो मसूड़ों को डेंचर दबा रहा होता है तो जी। बहुत ज़रा-सा उसको जी रिलीफ़ सर, करना होता है उनको पूरा। रिलीफ़ करना चाहिए और सुबह के टाइम उनको वैसे ही ब्रश करके पहनना होता है, जैसे आप कुदरती दाँत रियल को। दाँतों अब अगर हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनके ज़हन में यकीनन कुछ ना कुछ सवाल होंगे, तो हम चाहेंगे कि इतने सारे एक्सपर्ट का फ़ायदा उठाएँ और कुछ सवाल कर लें। तो कोई सवाल करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेंचर्स पेशेंट लगाते हैं, वो रात में उसको पानी में भिगो के सोते हैं। तो वो चीज़ करना सही है कि नहीं? और उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाज़त कैसे करते हैं?
बिल्कुल ये बात ठीक है। रात के टाइम डेंचर पानी में ही भिगो हम यही रिकमेंड करते हैं। पानी में सादे पानी में नहीं तो एक सोप में या एक माउथ वॉश में आप उसको डिप करके सोएँ और सुबह पहन लें। ये बिल्कुल सही है और दूसरा ये प्रोटोकॉल है कि आप जब भी डेंचर को साफ़ करेंगे बेसिन में, तो नीचे कोई ना कोई पॉट या कोई बॉल रख के आप उसको साफ़ करेंगे क्योंकि डेंचर टूटने के भी, फ्रैक्चर होने के भी बहुत चांसेज़ होते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनली जो है डेंटल क्लींजिंग टैबलेट भी आती हैं, तो टाइम टू टाइम आप उसको जो है ना उसमें भी इमर्स कर सकते हैं। टैबलेट्स को पानी में डालें वो उड़ जाती हैं और डेंटल उससे भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये, दूसरा ये ध्यान में रख लें भाई कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए नहीं बनती। जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, एक डेंचर बना लो चला जा रहा है। आप देखें बात याद रखें, डेंचर या जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो फिक्स है। जैसे आपका चश्मा जो है ना इस वक़्त फिक्स है, पर आपका चेहरा अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐज के साथ आपकी एज चेंजेस आएँगी, आपकी बोन, आपके म्यूकोसा या स्किन जो है ना इसमें ये पतला हो जाएगा और उसकी फिटिंग खराब हो जाएगी। तो एक एवरेज लाइफ है उसकी, उसके बाद उसको आपको चाहिए या तो उसकी बेस को हम रीसेट कर सकते हैं या आप उसको पूरे दोबारा से नए सिरे से बनाएं। जो निकलने लगाने वाले दांत होते हैं ज़्यादातर वो प्लास्टिक के होते हैं, वो घिस जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसलिए एक पीरियड के बाद आपको चाहिए कि उसको रिप्लेस करा दें। जो फिक्स दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम दांतों को हम लोग दो तरह से देखते हैं। पेशेंट तो ब्यूटी के हिसाब से देखता है, हम देखते हैं फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन ये एफिशिएंसी ऑफ च्यूइंग, चबाने की सलाहियत जो है वो फिक्स दांत की, कुदरती दांत के बाद सबसे अच्छी है, क्योंकि तमाम फोर्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी दांत को चबाने में या फूड को काटने में। रिमूवल में ये जो होता है थोड़ा सा दांत डेंचर हिलेगा भी, थोड़ी फोर्स उधर जाया होगी, थोड़ी फोर्स काटने में इस्तेमाल होगी। इसलिए उसकी एफिशिएंसी अगर 100% दांत की है तो उसकी 30% है और फिक्स की 75-80% है। तो इसलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि फिक्स पे चलाएं। और कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो एक सवाल इधर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशा है। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि मीठा खाने से दाँत ख़राब होते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपना दूँ एग्ज़ाम्पल, मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ, लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास गई तो उसने कहा मेरे दाँत बिल्कुल ठीक हैं। और जो मेरे भाई हैं वो गए थे दिखाने, तो हालाँकि वो बहुत ही परहेज़ करते हैं मीठा खाने से और कुछ भी ऐसे खाने से, लेकिन उनके दाँत ख़राब हुए। तो क्या ये सच है कि मीठा खाने से दाँत ख़राब होते हैं और वो तो मीठा नहीं खाते, फिर उनके दाँतों पे क्यों ख़राब? ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें बात की कि इसका एक लोकल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है और एक जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है। मे बी आप ज़्यादा मीठा खाती हैं, एक तो नंबर 1 आपके टीथ हो सकते हैं ज़्यादा अलाइन, यानी अगर आपके दाँत बिल्कुल सीधे हैं ना, तो आपको ब्रश साफ करने में कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे साफ हो जाएँगे। और एक दूसरा भाई है जिसके दाँत जो हैं वो टेढ़े-मेढ़े हैं, सेम ब्रश, सेम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके दाँत को खराब होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये बेस करता है कि देखिए दाँत उस वक़्त जाके खराब होगा जब फूड जो है कम से कम भी ना 48-80 आवर्स तक ना वहाँ स्टैग्नेट रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि शुरू में एक बात की थी कि साइंस है इसके पीछे कि जब हम 2 दफ़ा ब्रश करना कहते हैं, ये जो प्लाक जो हम खाते हैं और सलाइवा से एक ना दाँत के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये ब्रश करके हटेंगे और ये बन जाएगा। लेकिन ये सॉफ्ट रहता है 48 आवर्स तक, ठीक है? हम इसके अंदर-अंदर इसको दोबारा से अगर वाइप कर देंगे तो फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक जंग है जो हमें रोज़ अगर एक ही दफ़ा ब्रश साफ करें और सब कुछ साफ रहे हमेशा तो फिर ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। एक जंग है। अब होगा कि उस प्लाक के अंदर जो होता है बैक्टीरिया होते हैं। आपके केस में कौन से बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं और भाई के केस में कौन से बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं, उस पे बेस करता है। बैक्टीरिया 2 तरह के, मसूड़ों की बीमारी कॉज़ करते हैं, एक दाँत में कीड़ा का खाने या दाँत को खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया डोमिनेट करेंगे और मैंने शुरू में बताया था फीमेल में गम डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है, मेल में कैरी ज़्यादा कॉमन है। तो चूँकि वो आपके भाई हैं, मेल हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन में उनके पास वैसे ही फैक्टर है कि कैरी ज़्यादा होगी। दूसरा उनका बैक्टीरियल काउंट हो सकता है कि वो वाला ज़्यादा हो जो कैरीज़ कॉज़ करता है। तीसरा उनकी ब्रशिंग, आप ब्रश कर रही हैं, आपकी टेक्नीक आपको सूट करती है, कई तरह की ब्रशिंग टेक्नीक है। हो सकता है उनकी ब्रशिंग टेक्नीक उनको सूट नहीं कर रही हो। तो बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स ये पॉसिबल है कि 2 बंदे सेम मिठाई लें, 2 ट्विन्स सेम मिठाई लें और एक को कैविटी हो जाए और एक को ना हो, बिकॉज़ उसकी हैबिट या एनवायरनमेंट डिफरेंट उसने प्रोड्यूस किया हुआ है। मोस्ट लाइकली रीज़न ये है कि उनके टीथ क्राउडेड होंगे, उनकी ब्रशिंग टेक्निक को सूट नहीं करी होगी और इसकी वजह से उनको कैरीज हो गई होगी। अच्छा, आप मीठा जो है ना, मीठे को मीठा ना लें, कार्बोहाइड्रेट है। वो जनाब किसी फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे वो मिठाई की फॉर्म में होगा, चाहे वो रोटी की फॉर्म में होगा। अब जैसे कॉमन कॉन्सेप्ट है चॉकलेट एंड हम उसको लें सैलेंटी टाइप की चीज़ें। आप अगर देखें पोटैटो को ले लें आप, पोटैटो जब आप खाते हैं ना वो आपके दाँत के बीच में जमा हो जाएगा और वो डिसॉल्व नहीं होता है। वो देर तक जमा रहेगा अगर साफ़ नहीं करेंगे, कैरीज़ तेज़ी से कॉज़ होगी, कीड़ा आराम से लग जाएगा। अगर आप चॉकलेट लेंगे फज, और अगेन मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फज लेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या हो डिसॉल्व होकर यहाँ से बह जाएगी, तो वो क्या होगा, आप चॉकलेट खाई तो वो शायद कम कैरीज कॉस्ट करेगी वर्सेस के आप पोटैटो स्लैंटी टाइप की चीज़ें लें जो कि डिसॉल्व नहीं होती है। फिर एक चीज़ और याद रखें कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्वांटिटी, यानी आप दिन में 5 चॉकलेट मैं आपको दे रहा हूँ और 5 चॉकलेट आप 1-1 घंटे बाद खाएंगे, आपका दांत खराब हो जाएगा।
देखिए आप 5 चॉकलेट एक साथ खाएँगी तो आपके दाँत खराब नहीं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जिसको ये फूड मिल रही है चॉकलेट, कार्बोहाइड्रेट, वो उसको इस्तेमाल करके जो फुज़ला बनाता है वो है एसिड, और दाँत जब कंटीन्यूअसली एसिड में पड़ा रहता है तो वो फिर गल जाता है, जिसे क्या कीड़ा लगना कहते हैं। अब जब 5 चॉकलेट 5 घंटे में खाए तो उसको हर घंटे में उसने ना वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस किया, और 5 चॉकलेट्स खाएगा तो सिर्फ़ 1 घंटे के लिए बाथिंग हुई दाँत की, तो इसलिए वो 1 घंटा और 5 घंटे का फ़र्क है। इस वजह से जो है ना ये हमें महसूस होता है। तो इसमें ये फ़र्क महसूस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है। मेरा सवाल ये था कि हम जो फ्रूट्स सर लेते हैं, जैसे अनार और अमरूद, उसके सर जो सीड्स होते हैं वो कभी-कभार इन दांतों में फँस जाते हैं। फिर ना वो ब्रश से निकलते हैं और वो खुद ही सर विद टाइम टूटते रहते हैं, तो वो निकल जाते हैं, कभी दिनों में, कभी हफ्तों में। तो सर उनका क्या करना चाहिए? वो कैसे? ओके। अच्छा, मेरी इसमें तो राय ये है कि मुझे ज़्यादा ये लगेगा कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं कि बीज फँसे तो वो हल्की सी ग्रूव्स होती हैं दाँतों की चबाने की हाँ जगह पे, सर। थोड़ी-सी घड़े से होते हैं उसमें फँस जाता है, तो उसके अगर आप एक फाइन कोई चीज़ ले लें, टूथपिक वगैरह उससे निकल जाएगा, ज़बान से भी निकल जाता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं नहीं ऐसा होता है कि बार-बार टूट-टूट के निकलता है, तो मेरा ज़हन जाएगा इस तरफ कि आपके दाँत में कीड़ा है, और उस दाँत के कीड़े से दाँत कमज़ोर हो गया और वो उसके पार्ट टूट के, तो वो बीज नहीं बल्कि दाँत के पार्ट टूट-टूट के निकल रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा आप ये कि आप ईज़ी एक्सेस कर सकते हैं डेंटिस्ट को, उसको निकाल दें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जाएँ, वो तो छोटी-सी बात है, उनके लिए वो फ़ौरन कर देंगे। साथ में ये भी देख लेंगे कहीं वो दाँत का पीस तो नहीं टूट के गिर रहा है बार-बार। तो ये एक दफ़ा हो सकता है, अगर ये बार-बार हो रहा है तो ज़्यादा चांस सर है अमरूद में ही होता है तो? अमरूद के बीज अक्सर फँस जाते हैं, तो सिंपल टंग पे पुश करने से ही कोई थोड़ी-सी टूथपिक टाइप की चीज़ ले लें तो उससे निकल जाता है। लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है तो फिजिकल लेवल पे वहाँ पे डीप कैविटी है, उसको फिल करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। मुझे ये सवाल करना था कि मेरी बहन की जो बेटी है उसको रिसेंटली अभी कैविटी जो है वो बताया है डेंटिस्ट ने ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चॉकलेट्स और ये मीठा वग़ैरह ज़्यादा खाती हैं। तो जैसे मिनिमम क्या टाइम होता है कि जिसमें जो है वो कैविटी फिलिंग जो है वो हमें मोस्ट प्रोबेबली मतलब करा लेनी चाहिए? बिकॉज़ ऑब्वियसली किड्स दे आर रियली अफ्रेड वो सुन के कि उनके दाँतों के साथ कुछ होगा। तो अभी करंटली वो जो है उसको घर ले आई है, मतलब वो उन्होंने कुछ ऑप्ट नहीं किया है फर्दर उसकी ट्रीटमेंट। तो कब तक मतलब उसको छोड़ सकते हैं और कब तक हमें फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए? 5 years. बच्चों में ये होता है कि हमें एक अर्ली एक्सपोज़र ये है कि अगर आप जो है ना वो में देख लें, अगर उनको बेरीज या कुछ भी लगा हुआ है तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे जो हमारे परमानेंट टूथ आने वाले होते हैं उनकी जो एज होती है, सपोज मोस्ट जो कॉमन जो केरीज लगती है वो लगती है हमारे DOE में, बच्चों में। तो उसके पीछे जो रिप्लेसमेंट उनकी आ रही है वो आ रही है 11 साल की उम्र में। तो अगर उस वक्त वो दांत खराब हो जाता है या किसी वजह से वो निकल जाता है तो पीछे जो दांत आएगा उसकी स्पेस बराबर वाले दांत जो है विद टाइम ले लेंगे और वो माल लगाएंगे, जो पेशेंट अक्सर उनको ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें करनी पड़ती है। तो हम इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जितना जल्दी हो सके उसको वहीं पे स्टॉप करें, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप उनको शुरू में आदत ही ना डालें या शुरू में इतना उनको रोकें, मतलब एक क्वांटिटी लिमिटेड रखें, भाई आपने इतना खाना है, इस टाइम खाना है, और आपने उनकी इस तरह सफाई करनी है, तो उनको ख़राब होने ही ना दें। Is it different for adults? मतलब आप कह रहे हैं कि बच्चों में जो रिजल्ट आना चाहिए, तो बड़ों में मतलब अगर हो तो वो नहीं वेट कर सकते हैं? नहीं, वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा अगर अभी वेट करेंगे तो वो हमें नहीं पता कि कभी भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वो फिर पेन काज करवा सकता है, जैसे फिर फीलिंग से वो रूट कैनाल की तरफ जा सकता है। तो देखिए इसका सिंपल सा वो है कि एक तो जो बच्चों की माएँ ब्रश करें, तो एक तो पेरेंट की 6 ईयर तक ज़िम्मेदारी है कि अपनी सुपरविज़न में ब्रश करें। और फिर हम सबको अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी देखना चाहिए कि उनके दाँतों को देखना चाहिए, यानी कि टॉर्च से भी देख लें, सोते हुए देख लें। तो उसके बाद जो है ना, अगर ब्रीच हो गया है स्किन का, जैसे स्किन में ब्रीच हो तो अल्सर कहलाता है, जैसे इसी तरह इनेमल या दाँत की बाहर की सरफेस से ब्रीच हो गया है, फिलिंग रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो गई। इनिशियली वो होता है कि ना थोड़ा-सा उसमें मिनरल लॉस होता है, तो वो एक एक पीरियड होता है जिसमें हम सिंपल अच्छे टूथपेस्ट से, ये फ्लोराइड थेरेपी से इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आम आदमी इतना नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर वो डेंटिस्ट डिटेक्ट कर ले तो वो आपको कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे कैविटेशन यानी कि गड्ढा या सुराख या डिच या एक कोना टूट गया है, ऐसा कुछ हो गया है, आपको उसको रिप्लेस करना है मटेरियल से, ताकि वहाँ पे सरफेस कंटिन्यूटी जो आ जाए। एक बात ये। दूसरा जो कॉमन सबसे बड़ा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो है बच्चों के साथ नर्सिंग बॉटल कैरीज़ का। यानी माएँ ये हमारे यहाँ ये करती हैं कि बच्चों को दूध की बोतल लगा देती हैं, जहाँ शोर किया दूध की बोतल पकड़ा दी, वो पीते-पीते सो गया। दूध जो है कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हमने कहा बैक्टीरिया की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है।
खाएगा एसिड बनाएगा, यानी उसका फुजला जो एक्सक्रीशन है वो एसिड है। सारा वक्त रात भर जो है ना बोतल लगी रहेगी और रात भर एसिड बनता रहेगा। तो जो दांत नॉर्मली 18 महीने में खराब होता है वो 6 महीने में खराब आता है। 2-2 साल के बच्चे आते हैं जिनके दांत 6-8 महीने की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और दांत खराब होते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ जाती है। तो माओ से, फैमिली से खास तौर से रिक्वेस्ट है कि भाई एक तो ये इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करें, दूसरा जब अगर करें तो उसको जब हटाएं तो उसके टीथ को वाइप कर दें, ब्रश कर दें, साफ कर दें, ताकि वो रात भर उसके साथ ब्रश मुंह में बोतल ना लगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंटली इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करें। मिल्क, अभी हमारी गायनी की भी टीम ने बताया था कि बेहतर तो है कि ब्रेस्ट मिल्क करें, और उसके बाद ये अगर करें तो फिर दांतों को वाइप कर दें। ये सबसे बड़ा बच्चों के साथ हमारे यहाँ और ये इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है मैनेज करने की, और इसमें बहुत टाइम भी लगता है, पेन भी, मतलब पेन उस तरह करें लेकिन लोगों के लिए सफरिंग हो जाती है। बच्चों को मैनेज करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के साथ। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। मैं इधर एक बात और करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डेंटिस्ट को 2 महीने में साल में 2 दफ़ा दिखाना चाहिए। और हम, जैसे मेरी फील्ड है वो ऑर्थोडोंटिक्स की है, ब्रेसिस की है, इनविजिलाइन की है, जैसे हम क्लियर अलाइनर लगाते हैं, तो इसके लिए 6, 9, 12 में ज़रूर असेसमेंट करानी चाहिए। और एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ब्रेसिस जो है ना अडल्ट में नहीं लग सकते, 80 साल में भी लग सकते हैं, तो ज़रूर असेसमेंट कराएं। जिसको नीड है, आपके दांत लाइन अप होंगे, ईजी टू मेंटेन हो जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी किताबें रखी होंगी, आराम से डस्ट उसमें जमा हो जाएगी। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है कि हम टाइमली डेंटिस्ट के पास जाएँ। अगर हम प्रोस्थेसिस लगाते हैं, कंक्लूजन ये है तो वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं लगाते। कोई चश्मा पहन के ज़िंदगी भर नहीं पहनता, चेंज करता है। तो चश्मे का फ्रेम जैसे चेंज करते हैं, ऐसे दांत अगर आपने लगाए तो वो भी एक पीरियड के बाद चेंज करने की ज़रूरत है। उस नकली दांतों को इसी तरह से ब्रश करना है जैसे कुदरती दांतों को करते हैं, थोड़ा-सा उसको बल्कि ज़्यादा ख्याल रखना है और उसको रिलैक्स करना है। इसके अलावा आप अपने दांतों के साथ-साथ अपने मसूड़ों के कलर, ज़बान का कलर, इसके साथ जो हमारा और सारी स्किन है मुँह के अंदर, इसके कलर को भी देखें, जो कि हेल्दी जो होती है वो पिंक होती है। रेडिश, व्हाइटिश स्ट्राइप्स के अंदर कोई मकड़ी की तरह का जाल बन रहा हो, टेस्ट डिसऑर्डर हो रहा हो, ये सब ऐसी निशानियां हैं। ये अल्सर हो जो बहुत अरसे से हील ना हो रहा हो, यानी 2 वीक से ज़्यादा हो गया हो, तो ये क्वेश्चनेबल एरियाज हैं। ये ऐसी जगह हैं जो आम आदमी को फ़ौरन चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाए। 2 हफ्ते के अंदर अगर अल्सर ज़ख्म हो गया ज़बान पे, ख़ास तौर से ये मसूड़े पे, और वो हील हो रहा था, वो इतना वरी करने की बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अरसे तक नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूर आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और इसी तरह से एक कॉमन बच्चों के अंदर फिनोमेना है कि दांत जो है वो निकल जाते हैं, चोट लगती है, निकल जाते हैं। अब दूध का दांत निकल जाए वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन दूध का दांत जब चोट लग के निकलेगा तो अंदर जो डेवलपिंग दांत होता है, जो दांत बना उसको हिला सकता है इसकी जगह से और बहुत सारे मसले कर सकता है। लेकिन एक पक्का दांत बाहर निकल गया, जैसे एक हमारे दोस्त था, उसका भाई स्विमिंग पूल पे था, उसका दांत 6 के 6 दांत बाहर निकल गए। अब ये बहुत ज़रूरी बात है कि आम आवाम को जानना चाहिए कि उस दांत को ढूंढे और उसकी जड़ से उसको नहीं पकड़े, उसके दांत के हिस्से से, वाइट हिस्से से पकड़े, जिसे हम दांत कहते हैं, और कोशिश करें या तो मिल्क में डाल के लिया है, मिल्क नहीं है तो सलाइवा में या किसी वेट मीडियम में। उसके अपने सोल्यूशन होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होता। सबसे कॉमन ये है कि मिल्क में डाल के वो डेंटिस्ट के पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छे चांस है, अगर वो विद इन आवर्स पहुंच जाता है तो वो दांत वापस लग जाएगा, कुदरती दांत होगा और वो अपनी जगह पकड़ लेगा। अगर ज़्यादा टाइम लगा देंगे, कंटेमिनेट करके लेकर आएंगे, ड्राई लेकर आएंगे, जड़ से पकड़ के उसको लेकर आएंगे, मिस हैंडल करेंगे, फिर उसकी सर्वाइबिलिटी, उसको वापस लगने के चांस ख़राब हो जाएंगे। तो आम आवाम से बिल्कुल दरख्वास्त है कि अगर कभी किसी बच्चे की चोट लगे तो उसका दांत बाहर निकल जाए, उस पीस को ढूंढें और लेकर आ जाएं, और विद इन आवर्स अगर डेंटिस्ट को पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा इसका मामला है। तो इसलिए ये आम आदमी के लिए बिल्कुल है, जब चोट लगे तो नर्सिंग बॉर्डर का मामला, तो साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास ज़रूर। ब्रेसिस या टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए किसी भी एज में करा सकते हैं, और 6 बच्चों के लिए, लेकिन खास तौर से 6, 9 और 11, 6 गुजर गए तो 7, 7 गुजर गए तो 8 में असेसमेंट ज़रूर करा लें। ये मैं आपको बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ डेंटिस्ट के हिसाब से। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई मैसेज है तो बिल्कुल आप दें, ताकि हमारा, फिर हम इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करेंगे और आज के शो को, और जो फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए बात करेंगे। बस यही बात है जो सर कह रहे हैं। मतलब असल में बात ये होती है कि मतलब परहेज़ आप बेशक ना करें, लेकिन सफाई अच्छी रखें। मिसाल ये है, सिंपल सी मिसाल है, आपके पास अपनी कोई भी पसंदीदा चीज़ है, अगर आप उसकी सफाई नहीं रखते हैं, सपोज़ किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, अगर आप उसकी सफाई नहीं रखते हैं तो वो भी एक वक्त में जंग जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। वैसे ये तो हमने अपने दांत होते हैं, अगर हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो वो आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करेगी किसी भी जगह, किसी भी मौके पे। थैंक यू फॉर दिस शो, और ऑडियंस का भी और सारे पैनलिस्ट का भी कि वो आए और उन्होंने हमारे साथ सवाल जवाब के साथ दिया। शुक्रिया।